नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिभागियों से की बातचीत। पीएम मोदी बोले, सुबह से आप सभी से बात करने का कर रहा था इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज बस्ती में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोरखपुर में भाजपा संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। औद्योगिक विकास विभाग के प्लॉट के खरीदार की होगी तुरंत रजिस्ट्री। एनसीआर में खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट। प्रदेश कैबिनेट के फैसले में ग्राम पंचायतों तक बिछाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। पीजीआई में एडवांस प्रेडिक्ट केंद्र की होगी स्थापना। अधिवक्ता कल्याण निधि को 500 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव। यूपी के मकान दुकान का नक्शा पास करने की नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव। निर्माण का शुल्क 1 माह में नहीं जमा करने पर नक्शा होगा निरस्त। 15 दिन में आपत्ति व निस्तारण। विपक्ष के हंगामे के बीच फिर लोकसभा में 49 सांसद निलंबित। आसन की गरिमा की खिल्ली उड़ाने पर राज्यसभा सभापति ने जताई नाराजगी। कहा, आज दिखा सबसे निचला स्तर। संसद की सुरक्षा सेंध लगाने के आरोपी सागर शर्मा की डायरी में खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कई सुराग मिल रहे हैं। एक पन्ने पर लिखे 22 मोबाइल नंबरों का पूरा ब्यौरा निकलवाया गया है। सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में से पारित। राज्यसभा से भी पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को किया खारिज। हिंदू पक्ष के 1991 में दर्ज कराए गए केस पर सुनाया गया फैसला। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के जिलेवार आंकड़ों पर नजर रखें, साथ ही नियमित तौर पर इस संबंध में अपडेट करते रहें। प्रयागराज और वाराणसी का विकास अब एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर होगा। नीति आयोग की योजना के अनुसार दोनों मंडलों के जिलों में औद्योगिक और पर्यटन के विकास पर काम किया जाएगा। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय कर 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। मेरठ में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। शासन के निर्देश के बाद डीजीपी ने पुलिस द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों का लोगों में प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के अलग चैनल होंगे। इनमें असीमित संख्या में आम लोगों को जोड़ा जा सकेगा। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जारी की एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगा जरूरी। नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के लगभग 1343 कर्मी बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। अब तक अभियान द्वारा 160 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया। 8 विकेट से हराकर सीरीज में की 1-1 बराबरी। 1-1 से बराबरी। 21 दिसंबर को खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद
कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में किया शामिल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद दूरसंचार विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पद की 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आर्थिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय माल व सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने के लिए प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 की मुख्य बातें जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लगातार बड़े अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकेगी। कल जिस तरह से जो तस्वीरें नजर आई, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है, तमाम बातचीत हुई है। कल की घटना पर यहां पर दुख जताया गया। उपराष्ट्रपति ने दी फोन पर बात की जानकारी। जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ है, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। माननीय सांसदों की घृणित नाटकीयता पर दुख उन्होंने जताया है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकेंगी। जिस तरह से संवैधानिक पद के साथ ऐसा मामला दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो फोन पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है। कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, और अब देखते हैं ये रिपोर्ट। और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन तीन विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग बनने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए?
तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप, उनका क्या कहते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारा ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी। चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापिस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे नागरिकों के लिए, सुरक्षा के लिए किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा सचिवालय के निलंबित सांसदों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सांसदों के लिए किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी उनका जिक्र किया गया। सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी, गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। दिशा निर्देश के मुताबिक उन्हें संसदीय समितियों की बैठक से निलंबित कर दिया गया है। उनके नाम पर व्यावसायिक सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है। निलंबित सांसदों के द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वो निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के भी हकदार नहीं है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शामिल होंगे। इस समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारियां की गई हैं। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश के तमाम बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी के लिए देश भर के खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है। इसके लिए अयोध्या को पूरी तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी
मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संवाद भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला मौजूद हैं, जो कि और जानकारी देंगे। आशुतोष, जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं, अभी वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? आशुतोष। देखिए पूजा, अगर कहें तो अभी कम से कम 30 दिन से अधिक का वक्त जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने में बचा हुआ है। लेकिन अयोध्या के अगर कोने कोने पर, किसी भी कोने पर आप चले जाइए, आपको ये एहसास होगा कि अयोध्या में कोई कुछ दिनों बाद कोई पर्व आने वाला है। कारण ये कि तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं। तैयारियां इस स्तर पर और इतनी व्यापक हैं कि जिनका रूप देख करके आदमी आश्चर्यचकित रह सकता है। कारण ये साफ है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक अवसर को जो है इतना अद्भुत बनाया जाए कि सारी दुनिया इसको देखती रह जाए। लगभग 12,000 से 15,000 125 संप्रदाय सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके प्रमुख लोग बुलाए गए हैं। 13 अखाड़ों के संत बुलाए गए हैं। इसके अलावा दर्शन के 6 विधाएं हैं, उन दर्शन के अन्य विधाओं के प्रमुख बुलाए गए हैं। सारे शंकराचार्यों को बुलाया गया है। फिल्म, संगीत, साहित्य, जिन क्षेत्रों से जुड़े हुए राजनीति, सभी क्षेत्रों के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और आमंत्रण के लिए उसी स्तर की तैयारियां भी की जा रही हैं। बड़े क्षेत्र में जो है एक अस्थायी शहर बसाया गया है, लगभग 65 से 70 एकड़ के बीच में, जहां पर 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, जहां पर एक एक रसोई में ये व्यवस्था की जा रही है कि 6 से 7,000 लोग जो है हर घंटे भोजन पा सकें। इस तरह से पूरी संपूर्ण अयोध्या में न केवल पूरे भारत से इसको कनेक्ट करने का इंतजाम किया जा रहा है, बल्कि जो लोग अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले, इसका भी प्रबंध किया जा रहा है। जी पूजा। अभी क्या अपडेट है आशुतोष शुक्ला जी इसको लेकर, क्योंकि तमाम नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और बड़ी जो सौगात है वो अयोध्या वासियों को दी जाएगी। इसको लेकर अभी क्या अपडेट है आपके पास आशुतोष जी? आशुतोष जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है तकनीकी जी पूजा मिली, बताएं। तकनीकी खामियों के चलते लग रहा है कि जो संपर्क है वो नहीं मिल पा रहा है। फिर से तमाम जो अपडेट हैं वो आशुतोष जी आपसे लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रदेश कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव प्लाट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराई जाए। जहां एनसीआर में 4,12,000 फ्लैट नहीं मिल रहे थे, अब उनको फ्लैट मिलेंगे। नोएडा एनसीआर में 3.5 लाख खरीदारों को फ्लैट की बुकिंग थी, उनको पोजीशन नहीं मिला था, अब उनको पोजीशन मिल जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में नीति बनाई गई है। लखीमपुर की चंदन चौकी में विद्यालय के लिए लीज पर भूमि आवंटित किए जाने, ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, एसजीपीजीआई में एडवांस प्रिडिक्ट केंद्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किए हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने तथा प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के संबंध में कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है, जहां पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की जमीन पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। अधिवक्ता कल्याण निधि में जैसा कि जानते हैं कि किसी भी माननीय अधिवक्ता की मृत हो जाने पर उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए उसको अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में
निधि के माध्यम से उसको परिवार को, उसके सक्सेसर को दिए जाते थे। इस समय जो प्रस्ताव आया है उसमें 100 करोड़ रुपए का इजाफा करने का आया। 100 करोड़ रुपए इस कॉर्पस फंड में इजाफा कर दिया जाए। इसके ब्याज से ही ये रकम दी जाती है उन परिवारों को जिन परिवारों में प्रैक्टिसिंग लॉयर की डेथ हो जाए तो उसकी। ज्ञानवापी मामले पर मंगलवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच ने दिया है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अब एएसआई का जो सर्वे हुआ है वह मान्य होगा। अगर कुछ और शर्तें करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। बता दें कि 3 याचिका 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी, जबकि बाकी 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 that is not barred by section 4 of the Places of Worship Special Provision Act 1991 and कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। बस्ती जिले के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में होने वाले सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। सांसद खेल महाकुंभ अगले 10 दिनों तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका समापन होगा एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस सांसद खेल महाकुंभ का उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में हमारी मोदी सरकार केंद्र में और योगी सरकार प्रदेश में खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान और विभिन्न प्रकार की योजना बना करके सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में सांसद खेल महाकुंभ को भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष हमारे खेल महाकुंभ की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। जनपद गाजियाबाद में सांसद सांस्कृतिक समागम 2023 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। सांसद सांस्कृतिक समागम गाजियाबाद के स्कूलों से उपस्थित हुए सभी बच्चों द्वारा प्रदर्शनी, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक मंचन, शास्त्रीय नृत्य, नुक्कड़ नाटक, मुशायरा, कविता गायन एवं रंगोली कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अभियान के दौरान हस्ताक्षर भी किए।
देखिए, एक सोच है और मोदी जी ने एक सोच सबको देने की कोशिश की है कि हमारे पास प्रतिभाएं बहुत हैं और खासकर हमारे बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, दूसरे भी अगर कोई शामिल हो तो अलग अलग, इसके अंदर आपने देखा होगा 4 अलग अलग कैटेगरी रखी गई हैं। 1 साल से कम के बच्चे थे, उसके ऊपर के थे, उसके ऊपर के थे, और इसमें शामिल किया गया सब बच्चों को। हमारा एम यही है कि इसमें जितने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं वो शामिल, उनकी प्रतिभा सामने दिखाई दे लोगों को, और इसके द्वारा एक उनके परिवार में, उनके स्कूल में, समाज के अंदर एक मैसेज जा सके कि हमें अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमने परफॉर्मेंस दी है, एक लोक कथा लगाई है, उसमें हमने बताया है कि हमने एक मॉरल दिया है और वो हमें सबको देना भी चाहिए। मॉरल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, कि जो हम आलस करते हैं दैट इज़ नॉट वेरी गुड। जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्टिव हैं, ऑलवेज दे विल गेट द रिजल्ट, एंड आलस करने से कुछ नहीं हो सकता। वी शुड नॉट बी लेजी। सो ये हमारी स्टोरी का मॉरल था। हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का यूज़ किया था, कि जैसे वेस्ट चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं होती हैं, यूजुअली लोग उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, कि हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने उन चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई, पेंटिंग्स बनाई, चंद्रयान बनाया, इसरो बनाया, जो जो चीज़ें 2023 में नई हुई हैं वो चीज़ें हमने अपनी उस एग्जीबिशन में दिखाई हैं। और अब नजर डालते काशी तमिल संगम से जुड़ी खबरों पर। काशी तमिल संगम में शामिल होने लगातार तमिलनाडु से लोगों का आना जारी है। इसी कड़ी में रामेश्वरम से विश्वेश्वर की नगरी काशी में तमिल यमुना दल वड़क्कम पहुंचा। दूसरे दल में एकेडमिक्स और अध्ययन कार्यों से जुड़े लोग शामिल हैं। ये दल आज बीएचयू के अध्यापकों से रूबरू होंगे। काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देना है। काशी तमिल संगमम द्वितीय का गंगा समूह काशी और प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचा, जिसमें 18 से 20 वर्ष के 212 छात्र छात्राएं शामिल हैं और सभी आईआईटी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। उत्तर और दक्षिण के संस्कृत सेतु बने गंगा समूह का अयोध्या पहुंचने पर फूलों की वर्षा और अवधि कला नृत्य की प्रस्तुति के साथ स्वागत किया गया। अवध की प्रसिद्ध प्रवाही नृत्य ने राम, कृष्ण, हनुमान और विष्णु को जिस कलात्मकता से प्रस्तुत किया, उसमें तमिलनाडु से आए युवा भाव विभोर नजर आए। तमिलनाडु से आया ये जत्था राम जन्मभूमि मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का दर्शन करेंगे और साथ ही अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण से रूबरू भी होंगे। अपर जिलाधिकारी नगर सलील पटेल ने कहा कि इन युवाओं को अयोध्या के मंदिरों में दर्शन करने के साथ साथ यहाँ की पौराणिकता की भी जानकारी दी जाएगी। IRCTC की प्रतिनिधि रिंकू ने कहा कि काशी और प्रयागराज के साथ ही अयोध्या पहुंचने पर काशी तमिल संगमम के सदस्य अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।